नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के खुलासे के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद राज्य में पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। इस खबर पर हमारी रहेगी विस्तार से नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। साथ ही साथ आज का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 22 घंटे का सफर पूरा करके आज धरती पर होगी शुभांशु की शुभ वापसी। 288 बार की पृथ्वी की परिक्रमा, इस पर भी करेंगे बात। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चीन के तियानजिन में आज होगी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। आपसी सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बात। टोरंटो में रथ यात्रा पर हमले की भारत ने जताई नाराजगी। कहा, उत्सव की भावना के खिलाफ है यह कृत्य। कनाडा सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग। ट्रंप ने 50 दिन के भीतर रूस को यूक्रेन संघर्ष खत्म करने को कहा। समझौता नहीं होने पर नई आर्थिक पाबंदी लगाने की दी धमकी। यूक्रेन को नाटो के जरिए हथियार देने की योजना भी रखी सामने। संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर बैठकों का दौर शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जुटे वरिष्ठ मंत्री। आज कांग्रेस संसदीय दल भी बनाएगी रणनीति। अपने 3 साथी सदस्यों के साथ आज अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर होगा ड्रैगन यान का स्प्लैश डाउन। और हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, सोलन समेत कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश के आसार। तो चलिए नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एससीओ में 10 सदस्य देश शामिल हैं। चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। बैठक में एससीओ के सदस्य देश विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने पेइचिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमा पार नदियों पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें चीन की ओर से जल विज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना भी शामिल है। दोनों नेताओं के बीच प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और आर्थिक सहयोग में आने वाली बाधाओं पर भी बात हुई। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता के सकारात्मक प्रभाव और तनाव कम करने और सीमा प्रबंधन के निरंतर प्रयासों का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में चीन के सहयोग की सराहना की। और टोरंटो में रथ यात्रा में बाधा डालने के मामले को भारत सरकार ने कनाडा के समक्ष बेहद मजबूती से उठाया है। ये घटना आपको बता दें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई, जो कि त्योहार की भावना के विरुद्ध है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि इस प्रकार की जो निंदनीय हरकतें हैं बेहद खेदजनक हैं और ये रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन की उस भावना के खिलाफ हैं जिसका उद्देश्य एकता, समरसता और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। भारत ने कनाडाई अधिकारियों से इस घटना के दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध
उचित कार्रवाई की मांग की है। यह भी आशा जताई है कि कनाडा सरकार वहां रह रहे भारतीय समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। और अब बात करेंगे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान की। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख में 10 दिन बाकी हैं। एसआईआर के 2 चरणों में बीएलओ घर घर जाकर जांच कर रहे हैं और इसके बाद बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 6.6 करोड़ यानी कि 83.66% ईएफ जमा हुए। अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए, 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं और 0.73% व्यक्ति एक से ज्यादा स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं। 88.18% मतदाता पहले ही अपना एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं। अब केवल 11.82% मतदाता अपने भरे हुए फॉर्म जमा करने के लिए शेष बचे हैं और उनमें से कई ने तो आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपना गणना प्रपत्र जमा करने के लिए समय भी मांगा है। निर्वाचन आयोग की यह कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए और शेष मतदाता अपने ईएफ भर सकें। लगभग 1 लाख बीएलओ जल्द ही घर घर जाकर तीसरा चरण शुरू करेंगे और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए प्रयासों को और मजबूत कर रहे हैं। कोई भी पात्र शहरी मतदाता वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में शामिल होने से ना छूटे, ये बात सुनिश्चित करने के लिए बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जो कि मतदाता अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, उनके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और सीधे संपर्क के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे मतदाता ECI नेट ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके या फिर http://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी आसानी से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वो अपने फॉर्म अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या फिर किसी ऑनलाइन माध्यम से संबंधित बीएलओ को भी भेज सकते हैं। तो मतदाता पुनरीक्षण का ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। खासतौर पर जब से घुसपैठियों का खुलासा हो रहा है, चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार एसआईआर के तहत घर घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। इन विदेशी लोगों के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाने वाली ये उचित जांच के बाद यदि ये मामला सही पाया जाता है तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ इस मामले में बिहार में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी इस मामले में आक्रामक नजर आ रहे हैं। एनडीए ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा है कि बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है या किसी भी देश से है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। एनडीए का कहना है कि जिन राजनीतिक पार्टियों के मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं, जिसके वोट कटने से इनको चिंता होगी, वही परेशान नजर आ रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता और अब उन्हें काम करना चाहिए मतदाता सूची में मतदाता जुड़वाने का, ना कि विरोध करने का। गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है और उनका आज स्थिति साफ हो जाने पर वो अपना
जमीन तलाश रहे हैं, पैर के तले शायद घिसकती हुई नजर आ रही है। और इस बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में बयानबाजी के दौरान भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग स्वयं सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला कर सके। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक हताशा बताया है। सूत्र बता, हम उस सूत्र वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर सूत्र मूत्र जैसे घटिया जुमले गणना न सिर्फ उनकी निचली सोच को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि तेजस्वी अब मुद्दों से भागकर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी ये वही सूत्र है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगलराज के खिलाफ बिहार की जनता की आंखें खोल चुके हैं। इसलिए बौखलाहट में आप चाहे जितना सूत्र बिहार की जनता अब आपकी सरांत को पहचान चुकी है। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए। और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, तो मधुरेश नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों को ही सुप्रभात। मधुरेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में खुलासे के बाद सियासी घमासान जिस तरह से बिहार में जो है चढ़ता जा रहा है, सियासी पारा जो है चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ तक के चुनाव आयोग के अनुसार लाखों की संख्या में विदेशी घुसपैठिए हैं जिन्होंने जो है अपने कई जो आईडी कार्ड हैं वो भी बनवाए हुए हैं, राशन भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो विदेशी बिहार में बसे हुए हैं, चाहे वो म्यांमार के हों, बांग्लादेश के हों या फिर नेपाल के हों, उनके पास में वोटर आईडी कार्ड भी है, उनके पास में आयुष्मान कार्ड भी है, उनके पास में राशन कार्ड भी है। मतलब वो सारी फैसिलिटी वो अवेल कर रहे हैं जिन पे अधिकार भारतीयों का था, बिहारियों का था। मतलब वो बिहारियों की हकमारी सीधे सीधे रूप में कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो चाहता है कि वो अभी भी जो वोटर लिस्ट में है वो बने रहें ताकि उनको ये फैसिलिटी मिलती रहे, महज इसलिए ताकि आने वाले चुनाव में उनका जो वोट है, जो लाख 1.5 लाख जितने भी लोग हैं, उनका जो वोट है वो सीधे सीधे विपक्ष को ट्रांसफर हो सके। हालांकि चुनाव आयोग जो है वो फुल एक्शन में नजर आ रही है। कल कुछ भ्रामक जो खबरें यूट्यूब के माध्यम से भी फैलाई जा रही थी, इस पे चुनाव आयोग ने पहले तो फैक्ट चेक किया और अपने ट्विटर हैंडल पर उसको पब्लिश किया कि ये जो खबर फैलाई जा रही है भ्रामक है। इसके बाद में एफआईआर भी किया है। तो ये साफ है कि चुनाव आयोग कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 25 तारीख को खत्म होना है और सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई है वो 28 तारीख को होनी है। ऐसे में साफ है कि ये प्रक्रिया अभी बीच में कहीं भी रुकने वाली नहीं है। और जो लोग भी विदेशी हैं और बिहार में आकर बसे हुए हैं उनका चिन्हित होना निश्चित है। लेकिन ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसको कैसे, जिन लोगों के पास जो है वोटर कार्ड भी है, तो उसे इलेक्शन कमीशन कैसे जज करेगा, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेगा कि ये भारतीय नहीं है, विदेशी हैं जो इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं? देखिए, जहां तक वोटर लिस्ट में लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया है तो चुनाव आयोग 2 आधार पर लोगों को जोड़ता है। एक तो वो वहां का मूल निवासी हो, दूसरा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऐसे में जब 18 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो दूसरा मुद्दा रह जाता है कि वो वहां का मूल निवासी हो। और इसमें किसी भी व्यक्ति के मूल निवासी होने में या उसके स्थायी निवासी वहां पर होने में या वहां की मतदाता सूची में शामिल होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है बीएलओ की। बीएलओ घर घर जाकर इस चीज की तस्दीक करते हैं और उनके पास पर्याप्त जानकारी होती है। जहां तक अलग अलग तरीके से आपने अगर कोई अपने पहचान पत्र या आधार कार्ड या इस तरीके से बनवा लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपके पास वो पर्याप्त सबूत है जिससे कि आप मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में जो पूरी की पूरी कवायद है चुनाव आयोग की, वो यही है कि उन सब लोगों से कैसे निपटा जाए और
इसमें जो सियासत भी हो रही है, ये भी एक बड़ी चुनौती है आयोग के सामने, क्योंकि आयोग तरफ अपना काम कर रहा है लगातार, और जो लोग वास्तव में जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, अब ऐसे हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश से आकर रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं या अलग अलग जगहों के हैं। तो इसमें एक मसला ये भी होता है कि ये फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी बनता है, और इसमें उनके खिलाफ जांच भी होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है कि किसी भी व्यक्ति को ये साबित करना कि वो विदेशी है। तो इसमें सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया का भी इसमें समावेशन हो जाता है। लेकिन तो ये एक जटिल विषय है, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ये तय करने में सक्षम है अपने बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर कि वो व्यक्ति वहां पर कब से रह रहा है और उसके जो पूर्वज हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि सब चीज का आंकड़ा तो होता है। आप आस पड़ोस से, मोहल्ले से ये पता कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का उसका जो निवास है वो कब से है। अगर कोई किराए पे रह रहा है तो अपने आप में उसके पास ये सबूत होने चाहिए कि वो पहले कहाँ से आया है। तो ये सारे के सारे सबूत जब होती है, एक तरीके से ट्रेल होती है, इस ट्रेल के आधार पर बीएलओ अपनी रिपोर्ट में ये दर्शा सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला नहीं है और ये सिर्फ निश्चित समय पर ही यहाँ से आके रह रहा है। ऋषि, जिस प्रकार से पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया में हर दिन कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कोई भी पात्र मतदाता जो है वो छूट ना जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की, क्या कुछ बंदोबस्त है? बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया हटाने की है वही रखने की भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पात्र है और उसके पास पर्याप्त सबूत है, या जैसे कि मैंने कहा कि पूरी की पूरी इस प्रक्रिया में बीएलओ की बहुत बड़ी भूमिका है, और इस दिशा में चुनाव आयोग ने पहले से ही जो बीएलओ है उनको तैनात किया है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों से भी कहा है कि आप अपनी तरफ से बीएलओ तय करके हमारे जो सरकारी बीएलओ है या चुनाव आयोग की तरफ से जो तैनात बीएलओ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। तो ये कोई आज पहली बार ऐसा देश में हो रहा है, ऐसा अजीब सा लग रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि पहले भी डिलीशन होते रहे हैं, एडिशन होते रहे हैं। अब आयोग ने बताया है कि कितने लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई है। अब क्या आयोग जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हटा नहीं सकता? बिल्कुल, हटाने का अधिकार है। तो ऐसे ये जो पूरी की प्रक्रिया है इसमें सियासत ज्यादा है, और एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कल एफआईआर भी हुई है, कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल है कि वो उस तरीके की भ्रामक खबरों को फैला रहे हैं। आपके सामने जब कोई बीएलओ है या जो आयोग के द्वारा चिन्हित अधिकारी है, जब वो अपना काम काज कर रहा है तो उसके पास पर्याप्त आधार है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अपना काम करने के लिए ही बिल्कुल चुनाव आयोग की ड्यूटी देता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति पर शक करना, और ये क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पर ही तय हो जाता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग तय कर लेते हैं कौन कहाँ रहता है। तो ये बहुत बिल्कुल ऋषि, चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि जो पात्र मतदाता है वही जो है वो उसी को वोटर का राइट हो, जो बाहरी हैं, जो विदेशी हैं, उनको वोटर का राइट ना हो। लेकिन मधुरेश, जिस प्रकार से इस पर बयानबाजी तेज हो गई है, जिस प्रकार से इस पर सियासत तेज हो गई है, कहीं ना कहीं वोट बैलेंस जाने का भी डर है, इस वजह से सियासत तेज हो गई है। लेकिन इस सब सियासत के बीच में जिस प्रकार से नेता भाषा की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, वो काफी चिंताजनक। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आज से पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था, और अगर प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं तो अभी जैसा कि आपने भी बताया था 1.59% जो लोग हैं वो मृत पाए गए हैं, कुछ बाहर रह रहे हैं। ये पूरी डाटा अभी निकल के सामने आ रही है। इसके बाद में एक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि विदेशी लोग भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्यों किया जा रहा है उसका जवाब तो मिल ही रहा है। और इससे पहले जब 2003 में किया गया था तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 30 से 32 दिनों में पूरी की गई थी। तो समय भी पर्याप्त इस बार भी है जितना उस बार समय मिला था। और उस बार जब ये प्रक्रिया की गई थी तब कोई डिजिटल उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था, वो मैनुअल पूरी प्रक्रिया 30 से 32 दिनों में पूरी की गई थी। ऐसे में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, दो सवाल उठा रहा है, प्रक्रिया पे उठा रहा है, समय पे उठा रहा है, इन दोनों का ही जवाब बिल्कुल साफ है। दोनों पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है और जो अपशब्द कहे जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश और ऋषि, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम ताजा अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए नया सवेरा। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप और अब बात करते हैं मॉनसून की, मौसम की। जी हां, सावधान, मॉनसून अभी भी सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून काफी सक्रियता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज की बात की जाए तो यहां पर 6 जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जुलाई तक राज्य भर में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश होती रहेगी। पिछले 24 घंटों में शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई, जो कि सबसे अधिक बारिश राजगढ़ में दर्ज की गई है। अलर्ट जोन में रहने वाले निवासियों और जिला अधिकारियों से सतर्क रहने और आगामी बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को 345 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि जल शक्ति को 414 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिजली बोर्ड को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। तो हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट है। अलर्ट जोन में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं दिल्ली NCR में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी क्षेत्र में कभी कभी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जो कि बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेंगी। साथ साथ न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी गिरेगा। दिल्ली और आसपास के जिलों में आने वाले 2 दिन भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज और बिजली के साथ बहुत हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। मौसम विभाग ने आज राजस्थान में बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम राजस्थान में भी कल बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और 2 सहयोगी संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य आर्य जयपुर से और प्रियंका गौतम शिमला से। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस प्रकार की स्थिति है अभी, क्योंकि आज का भी अलर्ट है। बिल्कुल शैला, हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो अभी भी सामान्य नहीं हुई है। हालांकि पिछले 1 सप्ताह में जो मानसून है वो धीमा जरूर पड़ा है, लेकिन पिछले कल भी हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह से भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। चंडीगढ़ मनाली जो नेशनल हाईवे है वो करीब 12 घंटे तक बाधित रहा। बार बार वहां पर भूस्खलन की घटनाएं होती रही, लेकिन उसे बहाल जरूर कर दिया गया है। शाम तक उसे बहाल कर दिया गया था और अब तक हिमाचल प्रदेश में 20 जून से जो मानसून शुरू हुआ, अब तक करीब 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 34 जो लोग हैं वो अभी भी लापता है और 24 लोगों की जो है वो उनकी मौत की खबर है। उसके अलावा 44 लोग जो है वो सड़क दुर्घटनाओं में उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा नुकसान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में हुआ है। वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जनजीवन जो है वो पटरी पर लौटे। और जहां तक IMD विभाग की बात है, अगले 1 सप्ताह फिर से जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज भी जिला
4 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जनजीवन जो है वो पटरी पर लौटे। मंडी के सराज में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर लगातार जो जवान हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या होमगार्ड हो या आर्मी के जवान, लगातार 500 से ज्यादा जवान जो है लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। 50 से ज्यादा मशीनरी वहां पर तैनात की गई है। अभी जो है लोगों के जहन में बरसात को लेकर एक डर बैठ गया है। लोग जो है वो दहशत में हैं। जिस तरह की त्रासदी हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर इस साल बरसात ने बरसाई है, लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों ने अपनों को खोया है। मंडी की ही अगर हम बात कर लें तो करीब 15 लोग अभी तक जो है उनकी मौत की खबर है और 25 से 26 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नुकसान का जो है आंकड़ा पहले ही दे चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में 750 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो चाहे निजी संपत्ति है या फिर सरकारी संपत्ति है वो हुआ है। हालांकि ये एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है क्योंकि कुछ एक क्षेत्र अभी भी बाकी है जहां से आंकड़े आने अभी बाकी है। बिल्कुल, जिस सबसे तरह ज्यादा की जो नुकसान है वो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हें हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह की बारिश हो रही है, जाहिर बात है लोगों के मन में डर बैठ जाएगा और इस तरह की बारिश कभी ना हो इसकी लोग कामना करेंगे। जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आज भी वहां पर भी बारिश का अलर्ट है, भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। किस प्रकार की स्थिति है? आप खुद छाता लगा के खड़े हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, साफ नजर आ रहा है। क्या कुछ आज का अपडेट है? बिल्कुल सही कहा आपने कि इस प्रकार आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार जो तेज हवाएं हैं और बारिश ने पूरे प्रदेश में कहर ढा रखा है। लगातार 48 घंटे से भारी से अति भारी बारिश अधिकांश जिलों में देखी जा रही है। वहीं जो आईएमडी है, मौसम विभाग द्वारा लगातार जो निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ में अलर्ट जारी किए गए हैं। अब बताना चाहूंगा आपको कि आज जो मुख्यतः सभी जिलों में, राजस्थान के सभी जिलों में येलो अलर्ट है, वहीं अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो स्थिति का हम जो जायजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्थिति राजस्थान प्रदेश में बनी हुई है, भारी से अति भारी बारिश की को लेकर भी जो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करूं पिछले 48 घंटे में जो प्रमुख बांध है, भावना, जो प्रमुख बांध राजस्थान के हैं, चाहे वो कोटा बैराज हो, राणा सागर बांध हो, वहां पे जो पानी की आवक है वो लगातार हो रही है। 1 लाख क्यूसेक पानी से अधिक की निकासी लगातार की जा रही है। वहीं लगातार इस प्रकार से जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, भीलवाड़ा संभाग है, वहां पे भी लगातार इस प्रकार से अति भारी और भारी बारिश हो रही है। इसको देखते हुए जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद की गई है क्योंकि चित्तौड़गढ़ से एक व्यक्ति के पानी में बह जाने की खबर भी कल सामने आई थी। उसके बाद में जो प्रशासन है वो भी सख्ती में नजर आया। उसके बाद में जो भी नदी नाले हैं वहां पे ना जाने की निर्देश जारी किए गए हैं कि जो नदी नाले उफान पर हैं, जो बांध है वहां पर आम जन को ना जाने की निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं साथ साथ जिन जिलों में अति भारी बारिश देखी जा रही है, जिन जिलों में जो स्थितियां हैं वो जब तक सामान्य नहीं होती तब तक जो पॉसिबल हो, अगर जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे जो रास्ते हैं, क्योंकि सड़कें और पटरियां भी डूब चुकी हैं, कुछ जगह जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं, आवागमन में परेशानी हो रही है। इसको मद्देनजर देखते हुए बहुत जगह जो शहरी संस्थान है वहां के जिला कलेक्टरों द्वारा छुट्टी घोषित की गई है। वहीं जोधपुर रेल मंडल द्वारा कई ट्रेनों को भी निरस्त किया गया है, कई ट्रेनों के परिचालन में उनमें परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार ना केवल जो हम देख सकते हैं कि ग्राउंड पे ना केवल एसडीआरएफ मुस्तैद नजर आ रहा है, रेल प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, परंतु जो आम जन है, आम जन थोड़ा त्रस्त नजर आ रहा है इस लगातार हो रही तेज बारिश से। बिल्कुल, आम जन परेशान है लगातार हो रही इस तेज बारिश से, लेकिन प्रशासन द्वारा तमाम जो जिस प्रकार से अलर्ट दिया जा रहा है, जिस प्रकार से तमाम लगातार कार्रवाई की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है, वो जो है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। हो भावना, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, मुस्तैदी के साथ में न केवल अपनी सेवाएं दे रहे हैं बल्कि जो लगातार अलर्ट है, जो मुझे लगता है आम जनजीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि आपको इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार से आपको रिएक्ट करना है, कहाँ आपको रहना है, क्योंकि पशुपालन का भी एक अहम योगदान है राजस्थान में। तो पशुओं के लिए भी उसको लेकर ही पशुपालन विभाग द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि अपने पशुओं को बांध के रखें, शेड वाली जगह में रखें। वहीं साथ साथ में जो लगातार बांध वाली जगह है जहाँ पे जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जयपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ साथ प्रियंका हमारे साथ जुड़ी शिमला से। आप दोनों का ही धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्सियोम मिशन की। आज शुभांशु शुक्ला वापस लौटेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौट आएंगे। करीब 22 घंटे 5 मिनट की इस यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे के करीब समुद्र में स्प्लैश डाउन करने की उम्मीद है। स्प्लैश डाउन की यह पूरी प्रक्रिया पूरे तरीके से स्वचालित होगी। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताए। अंतरिक्ष से धरती की ओर वापसी से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। राकेश शर्मा की 1984 की अंतरिक्ष यात्रा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। तो शुभांशु और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में कई सफल प्रयोग किए इस दौरान, और इसरो ने शुभांशु की कई जो उपलब्धियां रही हैं वो गिनाई हैं। आईएसएस में रहते हुए सभी 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग सफलतापूर्वक किए गए। भारतीय टार्डिग्रेड प्रजाति पर किया गया अध्ययन, मांसपेशियों के विकास मायोजेनेसिस पर अध्ययन किया गया, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण का अध्ययन किया गया, साथ साथ साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गे पर रिसर्च, फसल बीजों की प्रतिक्रिया देखी गई, बॉयजर डिस्प्ले उपकरण का परीक्षण किया गया और सभी प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन के लिए उपलब्धि पर आधारित थे। खेती और जैव विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के इससे जवाब मिलते हुए नजर आएंगे। मिशन के तहत लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन और गतिविधियां शामिल रिसर्च में अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब के देशों की भागीदारी, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई और अन्य यूरोपीय देश भी शामिल है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड से अधिक सामान वापस लेकर आ रहा है। नासा के उपकरण और 60 से अधिक प्रयोगों का डेटा भी शामिल है। शुभांशु ने वैज्ञानिक गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन किया है। शुभांशु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चों और इसरो केंद्रों में से संवाद किया है। मिशन के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में वैज्ञानिक उपलब्धि दर्ज की है। आपको बता दें, भविष्य के स्पेस रिसर्च के लिए अब एक नया रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। संसद के मानसून सत्र को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी और मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज बुलाई गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र की तैयारियों पर इसमें बातचीत होगी। पूरे सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति कैसे होगी, इस पर मंथन के लिए संसदीय दल के तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्त शासी महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का निधन हो गया है। उसने कल देर रात एम्स भुवनेश्वर में अंतिम सांस ली। छात्रा 95% जली अवस्था में एम्स लाई गई थी, जहां 3 दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा के निधन की खबर से दुखद हैं। सरकार द्वारा सभी जिम्मेदारियों को निभाने
और विशेषज्ञ चिकित्सा दल के अथक प्रयासों के बावजूद पीड़िता की जान नहीं बचाई जा सकी। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ से उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है और छात्रा के परिवार को आश्वस्त किया है कि इस मामले में सभी दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने पीड़िता की मौत पर कहा है कि ये बहुत दुखद है, हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं बचा सके। सरकार इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, पूरी जांच की जाएगी। मैंने अभी 11:45 के बाद उनके देहांत हुई है। इस खबर के बाद तुरंत हम लोग सब आके उनके परिवार लोगों से, डॉक्टर से, सबसे मिले हैं। साथ में मेरे विधायकगण भी हैं। और बड़ी दुखद की घटना है कि डॉक्टर लोगों ने 3 दिन से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। दिल्ली की एम्स की सराहना पे चिकित्सा भी हो रही थी, लेकिन हम सब मिलके भी उनको बचा नहीं पाए। उड़ीसा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं जिसके नाम पे आई है, लेकिन जो कंप्लेन कमेटी है जो भी तदंत में जो भी सामने आएंगी उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान होगा। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक एक ऐतिहासिक प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें मेरठ, खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में स्ट्राइक कोर ऑपरेशनों में पैदल सेना द्वारा विघटनकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदर्शित किया गया। ये प्रदर्शन तकनीकी समावेशन वर्ष के तहत भारतीय सेना की व्यापक परिवर्तन पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य नागरिक नव प्रवर्तकों से प्राप्त स्वदेशी और अत्याधुनिक समाधानों को परिचालन कार्यों में एकीकृत करना था। भारतीय सेना की इस पहल ने न केवल तकनीकी प्रगति के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाया है, बल्कि एक उभरते हुए खतरे के माहौल में आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी के उसके दृष्टिकोण को भी पुष्ट किया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे सहयोगी भावना नैयर। भावना, क्या कुछ है आज अखबारों से खास? सुप्रभात शैला, अगर आज के अखबारों की बात करें तो आज विभिन्न क्षेत्रों की खबरें आपके समक्ष लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो तमाम अखबारों में आज जो खबर छाई हुई है वो है अंतरिक्ष से लौट रहा है हमारा सितारा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 3 अन्य साथियों के साथ आज पृथ्वी के लिए हो चुके हैं रवाना। आपको बता दें एक्सियम 4 मिशन पर शुभांशु शुक्ला थे, जिसके बाद अब उनकी पृथ्वी पर वापसी होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार चारों अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे कैलिफोर्निया के तट पर। आपको बता दें 18 दिन ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर रहे हैं, जहां उन्होंने तमाम 60 से ज्यादा प्रयोग किए हैं और 25 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुए थे ये चारों अंतरिक्ष यात्री। तमाम अलग अलग अखबारों में आज छाया हुआ है कि शुभांशु को धरती पर कैसे लाएगा ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, कितने फेसेस से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि 51 से ज्यादा स्पेस मिशंस में ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रह चुका है इन्वॉल्व। इसमें डिपार्चर बर्न से लेकर स्प्लैश डाउन तक तमाम जो फेसेस हैं वो होने वाले हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बड़ी
महत्वपूर्ण है देश से जुड़ी हुई, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे में कल केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद के अंत के लिए पहुंच चुक रहा है भारत और 2026 का लक्ष्य रखा गया है। भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ये बात कह रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि 55 करोड़ से अधिक परिवार बैंकिंग सुविधा से जुड़ गए हैं, वहीं 15 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छ पेयजल मिला है और 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दे अहमियत, ऐसे में हेट स्पीच मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए कहा है कि नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझनी चाहिए। अगली खबर बोइंग से जुड़ी हुई है, एयरलाइन से जुड़ी हुई है। बोइंग 787, 737 के फ्यूल स्विच की होगी जांच। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद एयरलाइन कंपनियों ने अपने बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्यूल स्विच लॉकिंग प्रणाली की जांच को कहा है और ये कदम एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान की दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक और खबर का रुख करेंगे, ये है विदेश नीति से जुड़ी हुई, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ से भारत से शुरू की गई है व्यापार वार्ता FTA की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय भारत और यूरोपीय संघ इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA को पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। ऐसे में वैश्विक क्षमता केंद्रों जैसे कि GCC को बढ़ावा देने के प्रमुख प्रयासों में से ये एक माना जा रहा है। एक और खबर का रुख करेंगे, ये बड़ी ही रोचक खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यात्रा के दौरान कई दिल के दौरों की खबर सामने आ रही है। ऐसे में भोपाल ने एक बड़ी ही अच्छी पहल की है। एम्स भोपाल की इस विशेष पहल में ये है कि जीवन बचाने के लिए बाइक टैक्सी वालों को दिए जा रहा है CPR का प्रशिक्षण, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इन बाइक चालकों, इन टैक्सी वालों को फटाफट बुलाया जा सके और इनको CPR का प्रशिक्षण देके ये उस समय उस यात्री की जान को बचा सके। तो बेहद ही दिलचस्प खबर ये। एक और खबर अच्छी है, ये स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है कि अब आप कहते थे ना कि समोसे में जब तक रहेगा आलू, लेकिन अब आलू नहीं, अब आलू के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और जैसे सिगरेट के डिब्बे पर आपको दिखता है ना वार्निंग कि ये कितना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसे में ही अब शुगर और ऑयल बोर्ड को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनको भी ऑयल वार्निंग, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना वसा है, कितना फैट है, इसकी वार्निंग देनी होगी ताकि आप इन वसायुक्त खानों से बच सकें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसे फिट रख सकें। एक और अच्छी खबर है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ने एक बड़ी ही विशेष पहल की है कि मरीज खुद तैयार कर सकते हैं अब अपने दांत और मसूड़ों की रिपोर्ट, यानी कि अब AI के जरिए एक टूल विकसित किया गया है और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए अब आप फेस रिकग्निशन ये आपका लेगा और फेस रिकग्निशन के जरिए आपकी पिछली जो भी रिपोर्ट है डेंटल से जुड़ी हुई वो आपके समक्ष आ जाएंगे और इस AI डिवाइस का नाम दिया गया है स्कैन ऑन AIR। एक और अच्छी खबर का रुख करेंगे और जाते जाते एक और अच्छी खबर ये आपको बता रहे हैं। अच्छी खबर से ज़्यादा एक दुखद खबर और अच्छी खबर ये भी है कि मैराथन धावक जो उम्र दराज थे हमारे फौजा सिंह, वो अब नहीं रहे हैं और 114 वर्ष के थे ये। टहलते टहलते इनका निधन हो गया है और साथ में आपको बता दें कि ये टहल रहे थे और तभी का ज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। लेखक खुशवंत सिंह ने फौजा सिंह के परिवार के सदस्यों से बात की है और उनके निधन की पुष्टि की है और दुनिया की सबसे उम्र दराज मैराथन धावक फौजा सिंह की पंजाब के जालंधर के पैतृक गाँव में ये मौत हो गई। तो 114 साल के ये थे, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन दुखद खबर ये है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो अगर शैला, ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो आज अखबारों के अलग अलग पन्नों में प्रकाशित की गई हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात यह है कि ज्यादातर आपने अच्छी खबरें समेटी हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उनका आज का दिन और ज्यादा खास बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भावना, हमारे दर्शकों से ये तमाम खबरें साझा करने के लिए। और अब बात कौशल भारत और कुशल भारत की। कौशल विकास योजना यानी कि स्किल इंडिया की शुरुआत इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रयास यही है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर और विकसित बने और अब इस उद्देश्य के सार्थक होने की उम्मीद नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हुनर से हवा का रुख बदलने का मादा रखने वाले युवा देश के विकास की रीढ़ हैं।
इनकी क्षमताओं को पहचानकर सही दिशा देना और देश के विकास में भागीदार बनाना नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका बीड़ा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। उन्होंने युवा पीढ़ी को भविष्य की औद्योगिक और सेवा की जरूरतों के हिसाब से निखारने के लिए 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाना था। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। ये भारत ही है जहां से दुनिया की एक बड़ी स्किल डिमांड पूरी होगी। आपने देखा होगा दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल्ड यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। 75% से अधिक कार्यशील आबादी के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश भी है। बीते दशक में 6 करोड़ 42 लाख से अधिक लोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। 2016 से अब तक 40 लाख प्रशिक्षुओं को सीधे वजीफा भुगतान के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में रखा गया है। इसमें महिला भागीदारी 21% से अधिक है। 2018 से 2024 के बीच देश भर में 80 लाख से अधिक छात्रों को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत ITI में प्रशिक्षित किया गया। 2014 तक देश में केवल 9,977 ITI थी, जबकि अभी के समय में 14,615 ITI हैं। 2022-23 से 2023-24 के बीच कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित विभिन्न विषयों पर 76,72,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। 17.44 लाख जरूरतमंदों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया। 6,14,000 युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में प्रशिक्षित किया गया। इस साल के विश्व युवा कौशल दिवस का विषय AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित रखा गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर युवाओं को AI संचालित अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। देश AI की महत्ता से भली भांति परिचित है। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 4 लाख से अधिक युवाओं को AI, रोबोटिक्स और डेटा जैसे उन्नत क्षेत्रों में कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षित किया है। गौरतलब है कि कौशल विकास भविष्य की सजग तैयारी है, जिसकी सफलता विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने को सुनिश्चित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की ओर से पुतिन को चेतावनी दिए जाने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी जीवन की रक्षा के लिए तत्परता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया जिसमें सैनिक पूर्वी यूक्रेन के 2 गांवों में रूसी झंडे पकड़े हुए हैं और इन गांवों पर उसके बलों ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले ताजा टमाटरों पर लगभग 17% शुल्क लगाते हुए दोनों देशों के बीच इससे जुड़े निर्यात समझौते को समाप्त कर दिया है। मैक्सिको से निर्यात होने वाले टमाटर अमेरिका में खाए जाने वाले टमाटरों का 2/3 हिस्सा है।
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की मेजबानी की, जिसमें नाटो की रक्षा खर्च में वृद्धि सहित देशों की सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा की गई। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके रासमुसेन ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविच ने कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 30% टैरिफ की बात अस्वीकार्य लगती है। और चलिए आप बात करते हैं कारोबार की। तो महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% रह गई। यह अक्टूबर 2023 के बाद से थोक महंगाई की सबसे कम दर है। इससे पहले मई में थोक महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर 0.39% पर आ गई थी, जबकि पिछले साल जून में ये 3.43% पर रही थी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जून में पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले में थोक महंगाई दर में 90% से ज्यादा की गिरावट आई है। उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि जून 2025 में महंगाई दर में कमी आने की मुख्य वजह क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और बेसिक मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होने से ये गिरावट हुई है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों की कीमतें कम हुई हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार जून में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 3.75% की गिरावट आई है, जबकि इसमें मई में 1.56% की गिरावट दर्ज की गई थी। सब्जियों की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है। जून में सब्जियों की कीमतों में 22.65% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मई में ये 21.62% थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के मामले में थोक महंगाई दर इस साल जून में 1.97% रही, जबकि मई में ये 2.04% थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई के दौरे पर हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश और दुबई के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम ने कहा है कि वो उद्यमियों और निवेशकों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप नीतियों में बदलाव भी करते रहेंगे। बिजनेस फोरम के अलावा दुबई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूहों के साथ 1-to-1 मुलाकातें की हैं, जिससे उनको मध्य प्रदेश के लिए कई बड़े निवेश के प्रस्ताव भी मिले। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने राज्य में बड़े स्तर पर निवेश आने की संभावना जताई है। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 204 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 27 रन पर सिमट गई। ये टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर रहा। इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर मौजूदा भारत इंग्लैंड सीरीज के बाकी बचे हुए टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। दरअसल बशीर की उंगली में चोट आई, जिसके चलते अब वो बाकी बचे हुए 2 टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। विश्व के उम्र दराज मैराथन धावक फौजा सिंह का सोमवार को 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फौजा सिंह जालंधर में अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जहां वो बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। और नया सवेरा में अब देख लेते हैं देश भर के मौसम का मिजाज।
सावन के हर सोमवार पर उज्जैन के बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो चलिए नया सवेरा में आज आपको महाकाल की सवारी दिखाते हैं। ये अवसर होता है भक्तों को महाकालेश्वर के सीधे दर्शन का। तो आप भी देखिए भगवान महाकाल का ये अद्भुत नगर भ्रमण। आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।